नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस जे 2022 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 22 फरवरी को होने वाला है। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में माइनर एक्टों की श्रेणी का अध्ययन आपको प्रश्न उत्तर माध्यम से करा रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में जो हमारा तीसरा माइनर एक्ट है, जिसका नाम है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, इनके प्रश्नों को देखेंगे और विस्तृत एक्सप्लेनेशन करते हुए इसका अंत करेंगे। आइए तो इसके बारे में एक मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध, इससे भी आप समझ पा रहे हैं कि जो गर्भधारण के पहले या पूर्व में जो बच्चों को लिंग निर्धारण किया जाता है उस पर यह प्रतिषेध लगाने वाला नियम है, या गर्भधारण पूर्व और उससे संबंधित जो निदान तकनीकियां अपनाई जाती हैं उससे संबंधित यह नियम बनाता है। कौन इस प्रकार के क्लिनिक खोलेगा, उनकी क्या अहर्ता होती है, किसके पास कितनी पावर होती है, ये सभी बातें इस अधिनियम में आपको देखने को मिलेगी। और जो इस प्रकार की अवहेलना करता है, लिंग चयन करता है, ये अपराध माना जाता है। उसके लिए दंड के प्रावधान होते हैं, क्या दंड मिलेगा, कौन दंड देने के लिए अधिकारी होगा, उन सब के बारे में इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो इसके अंतर्गत पूरे अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं। ठीक है, मोटी मोटी बातें देख लें, फिर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे। 8 अध्याय और कुल 34 धाराएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यह अधिनियम जो है यह बनकर जो तैयार हुआ था उसकी डेट याद रखिएगा, 20 सितंबर 1994। ठीक है, यह डेट महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि यह लागू कब हुआ, तो यह लागू होता है 1 जनवरी 1996 में। ठीक है, तो यानी ये दो महत्वपूर्ण डेट आप याद रखेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम सभी सेक्शन को देखते हुए चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा हम उसे बताते चलेंगे, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अधिनियमन का उद्देश्य, मतलब इसका उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का। ऑप्शन क्या है? अ, गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन का प्रतिषेध। ऑप्शन ब क्या है? गर्भधारण के पश्चात लिंग चयन का प्रतिषेध। और ऑप्शन स क्या है? गर्भधारण से पूर्व या पश्चात लिंग चयन का प्रतिषेध। द क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सी, गर्भधारण से पूर्व या पश्चात लिंग चयन का प्रतिषेध। दूसरा प्रश्न हमारा है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। तो अभी हमने ऊपर बताया कि राष्ट्रपति को अनुमति कब प्राप्त हुई थी और लागू कब हुआ था। तो ऑप्शन है आपके अ 1 जनवरी 1994, बी 20 सितंबर 1994, सी 10 अक्टूबर 1995 और डी 1 जनवरी 1996। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर बी। यह इसको अनुमति राष्ट्रपति जी ने कब दिया? 20 सितंबर 1994 को, और लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1996। दोनों डेट महत्वपूर्ण है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 का अधिनियम क्रमांक है। तो ये कैसा क्रमांक है? यह आपका है, ऑप्शन है अधिनियम संख्या 7, अधिनियम संख्यांक 8, अधिनियम संख्यांक 57 और अधिनियम संख्यांक 52। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अधिनियम क्रमांक 57। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न जो होगा आपका वह धारा 1 और 2 से होगा।
जिसमें आप जानते हैं कि धारा 1 क्या कहती है, सभी सेक्शन में देखते हैं, वो नाम और प्रारंभ और विस्तार के बारे में बताती है। और धारा 2 अमूमन सभी सेक्शन अधिनियम में परिभाषाएं बताती हैं कि किसकी क्या परिभाषा होगी। ठीक है, आइए उस पर अध्ययन करते हैं। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के साथ संपूर्ण भारत पर, और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ भी वही बात है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन अ, संपूर्ण भारत पर। ऐसा क्यों? हर अधिनियम में हम आपको बता रहे हैं कि 31/10/2019 को जब विलय डेट आती है जम्मू कश्मीर की, तब से सभी अधिनियमों में, जितने भी अधिनियम में ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के छोड़ के और सभी राज्यों पर अधिरोपित होगा, तो 31/10/2019 में सभी अधिनियमों में ये डेट महत्वपूर्ण है कि अब वो संपूर्ण भारत पर लागू होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ यानी लागू? तो ये ऊपर भी चयन हुआ है, 1 जनवरी 1994, 20 सितंबर 1994, 10 अक्टूबर 1995 और द है 1 जनवरी 1996। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब है आपका गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन अधिनियम 1994 के अंतर्गत बोर्ड से अभिप्रेत है, यानी ये परिभाषा में बोर्ड किसे कहा गया है? तो यह जो परिभाषा दी गई है वह धारा 2 के ख में दी गई है। कहाँ पर? 2 के ख में दी गई है, जहाँ बोर्ड से अभिप्रेत जो है वह क्या है? राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, या द अ एवं ब दोनों से। तो जो बोर्ड से अधिगठित होता है वह क्या है? केवल ऑप्शन बी, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। याद रखिएगा, धारा 2 का ख। अगला प्रश्न है, गर्भधारण पूर्ण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन अधिनियम 1994 के अंतर्गत गर्भाधान जन्म होने तक विकास के किसी भी प्रक्रम पर गर्भधार का कोई उत्पाद जिसमें अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली तथा भ्रूण या गर्भ सम्मिलित है से अभिप्रेत क्या है? ठीक है, तो यह आपको किस धारा में? धारा 2 के ख और उपधारा क में इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और यह जो बात है, यह इसका सही ऑप्शन आप क्या होगा? गर्भ उत्पाद, भ्रूण, गर्भ या बालक। तो ये जो बात कह रही है, और इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन अ, गर्भ उत्पाद। ये किस में जोड़ा गया है? धारा 2 के ख और क में, उपधारा में यह जोड़ा गया है, और यह कब लाया गया है? 2003 को। ठीक है, तो ये भी डेट भी याद रखिएगा, और यह कब लागू हुआ ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अंतर्गत भ्रूण व गर्भाधान के पश्चात कितने दिनों के अंत तक को विकासोन्मुख मानव जीव अभिप्रेत है? यानी कितना समय कहा जाता है जिसमें विकासोन्मुख मानव जीव से अभिप्रेत किया जाता है? तो यह किसमें उल्लेख है इसका? धारा 2 के ख में किसके बारे में बात की गई है? भ्रूण के बारे में पूछ रहा है कि भ्रूण कब विकास के उन्मुख होता है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास 54 दिन, 56 दिन, 58 दिन और 62 दिन। तो ये धारा 2 के ख में इसका उल्लेख किया गया है, और वह आपका जो विकासोन्मुख पीरियड है वह है आपका 8 सप्ताह, या इस तरीके से पूछ लेगा 8 सप्ताह दे देगा, या 8 सते 56 दिन। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 सप्ताह या 56 दिन। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका 56 दिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान, ये इसको हम पूरा अधिनियम नहीं पढ़ेंगे, आप समझ लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत क्या है? गर्भाधारण या सृजन से अनुगामी 57वें दिन, यानी 56 दिन के बाद जो 57वां दिन आरंभ होता है, और जन्म पर समाप्त होने वाली इस विकास की अवधि, मतलब विकास होने के बाद 57वें दिन से लेकर जन्म तक के जो दिन होता है उसे हम
उसकी मतलब वो किसकी परिभाषा है। ऑप्शन है आपके गर्भ उत्पाद, भ्रूण, गर्भ या बालक। तो आप ये जानते हैं कि यह किसकी बात है, यह गर्भ धारण की बात हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गर्भ, जिसे किस में उल्लेख किया गया है, ऑप्शन 2 के धारा 2 के ख ग में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है गर्भ, ये गर्भ की परिभाषा है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, यही अधिनियम में स्त्री रोग विशेषज्ञ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, ठीक है, कि स्त्री रोग विशेषज्ञ कौन होता है, उसको उसके पास क्या डिग्रियां होनी चाहिए, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है आपका स्त्री रोग विज्ञान व प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए, या स्नातक होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यह दिया गया है धारा 2 के उपबंध 6 में, च में। ठीक है, तो जो इसमें अर्हता मानी गई है वो कब है, ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन अ होगा, यानी स्त्री रोग विज्ञान व प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता हो। ठीक है, तो जो मैं बताते जा रहा हूँ उसमें आप धारा के साथ साथ टिक करते चलिए। अगला प्रश्न है हमारा गर्भधारण पूर्व, वही अधिनियम आप याद रखिए, बाल चिकित्सक कौन होता है। ठीक है, उसके बारे में क्या अर्हता होनी चाहिए उसके बारे में बताया है। क्या हो, बाल रोग में स्नातकोत्तर हो, या स्नातक हो, डिप्लोमा हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में धारा 2 के ज में बताया गया है। ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ को च में और बाल चिकित्सक को ज में दिया गया है। इसके लिए भी सेम अर्हता है कि उसे भी ऑप्शन ए सही होगा, बाल रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के अंतर्गत इस बात को सुनिश्चित करने या उसकी संभाविता को वर्गित करने के प्रयोजन के लिए कि भ्रूण किसी विशिष्ट लिंग का होगा, कोई प्रक्रिया, तकनीकी परीक्षा, कोई प्रयोग या नुस्खा या व्यवस्था से अभिप्रेत है, यह क्या हो सकता है। गर्भ उत्पाद हमने देख लिया, वो नहीं हो सकता। लिंग चयन कर नहीं सकते। गर्भ के बारे में हमने देखा कि 56वें दिन के बाद से जो होता है वह गर्भ होता है। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, प्रसव निदान तकनीक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा गर्भधारण पूर्ण और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक के अधीन राज्य बोर्ड, किसके बारे में, राज्य बोर्ड के बारे में वो पूछ रहा है कि राज्य बोर्ड क्या है, इसमें अभिप्रेत है। राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड, संघ राज्य क्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड, अधिसूचित बोर्ड, या उपरोक्त अ और ब। ठीक है, तो जो यह बात पूछी बताई गई है यह किसमें है, इसका उल्लेख राज्य बोर्ड के बारे में, ये 2 के ऑप्शन 2 के उपगंध थ में, यानी कई सेक्शन है इसमें। ठीक है, बाद में आगे भी सेक्शन धारा 16 क में भी इसी का उल्लेख है कि राज्य बोर्ड से क्या अभिप्रेत है। तो राज्य बोर्ड से राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड दोनों, यानी इसका जो सही उत्तर होगा होगा आपका ऑप्शन डी। पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें उत्तर तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम यहीं आपको बताते चल रहे हैं। अब जो इसका महत्वपूर्ण है जो हम लोग का है वह है क्या है, 14वां, इसमें 3 के बारे में बताया गया है। अब धारा 3 को एक बार समझ लीजिए रफली कि धारा 3 क्या कहती है, आनुवांशिक सलाह केंद्रों, आनुवांशिक प्रयोगशालाओं और आनुवांशिक क्लिनिकों का विनियमन के बारे में बताती है कि इस प्रकार का कौन सा तकनीक संस्थान कर सकता है। इसमें जो लिंग चयन है, जो लिंग चयन किया जाता है उसके बारे में रोक लगाने के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये किसमें बताया गया है, धारा 3 के कई खंड में। तो यही प्रश्न भी है यहाँ कि लिंग चयन प्रतिषेध संबंधी प्रावधान किस धारा में है, धारा 3 में, धारा 3 के क में, या धारा 3 के ख के अंतर्गत, या धारा 4 के अंतर्गत। तो धारा 3 जो है वह क्या है कि आनुवांशिक सलाह केंद्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला और क्लिनिकों का विनियमन के बारे में बताता है। ठीक है, लेकिन जो लिंग चयन पर प्रतिषेध लगाता है कि कोई भी व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह क्या है, धारा 3 का क।
ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका धारा 3 का क। यह लिंग चयन पर रोक लगाने से संबंधित धारा है। और जो धारा 3 का ख, दो उपधारा है इसमें। धारा 3 का ख क्या बताता है आपको कि वह ऐसे व्यक्तियों, क्लिनिकों, प्रयोगशाला सब पर मशीन विक्रय पर प्रतिबंध लगाएगा जो भ्रूण से संबंधित सक्षम हो, ठीक है, जो भ्रूण की पता लगाते हो, ठीक है। अब अध्याय 3 क्या कहती है? अध्याय 3 समझ लीजिए कि अध्याय 3 कहती है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनिमय, अर्थात ये तकनीक कैसे होंगे, इनके क्या मापदंड होने चाहिए, इन सब के बारे में आपको धारा 4 से 6 के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग निम्न अनियमितताओं को ज्ञात करने के सिवाय नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी अनियमितताएं हैं? गुणसूत्री अनियमितता और आनुवंशिक उपापचय रोग, हीमोग्लोबिन विकृतियां और लिंग संलयन आनुवंशिक रोग, जन्मजात असंगतियां और अन्य कोई अप्रसामान्यताएं या रोग जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, या उपयुक्त सभी। तो इनमें जो कहा गया है धारा 4, हमारी जो धारा 4 है वह क्या कहती है? सेक्शन 4 कि प्रसव निदान तकनीकों का विनिमय, इसके अर्थात जो भी इस तरीके की लिंग निर्धारण तकनीक का प्रयोग करेगा उसमें क्या क्या आता है ये ध्यान रखिएगा। जो 4 की उपधारा 2 है, कौन कौन? गुणसूत्र से संबंधित हो, हीमोग्लोबिन विकृतियां हो, आनुवंशिक मेटाबोली हो, या जन्मजात संगतियां हो। ये जानते हैं सभी लोग क्या हैं? ये सब हैं आपके आनुवांशिक रोग। इन सब की किसी प्रकार से जांच करने के सिवाय और किसी पर इसका अधिकार नहीं रहेगा। तो ये जो आपका सेक्शन है ये 4 का उपधारा 2 यही बताता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका वह उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन इसका द। निम्नलिखित किस शर्त की पूर्ति हो जाने पर किसी भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग या परिचालन ऐसा करने के अर्हित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा? ठीक है। जो इस प्रकार की तकनीक, निदान तकनीक का परिचालन कर रहा है या उपयोग कर रहा है, उसके लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये भी धारा 4 में ही बताया गया है, धारा 4 की उपधारा 2 का तीसरा खंड, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि गर्भवती स्त्री की आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। गर्भवती स्त्री के 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हुआ है या भ्रूण हानि हुई है, या गर्भवती स्त्री औषधियाँ, विकिरणों, संक्रमण आदि रसायनों से प्रभावित है। इन्हीं सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या दिया है? ऑप्शन ए क्या है कि गर्भवती स्त्री आयु 35 वर्ष से अधिक है, ये बात है। 2 या अधिक स्वतः गर्भपात हुआ है, भ्रूण हानि हुई, यह भी बात है। गर्भवती स्त्री विभव विरूपजनों जैसे कि औषधियाँ, विक्रमण, ये भी बात है। गर्भवती स्त्री या उसके पति के कुटुंब मानसिक मंदता या शारीरिक विरूपता की परिवार इस आनुवांशिक रोग का परिवार वृत्त है, या ऑप्शन डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि इस तकनीक का जो परिचालन या उपयोग वही अहिरित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिनमें ये सभी बातें विद्यमान हो, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी हो। इसमें किस सेक्शन में बताया गया है? धारा 4 में। अगला प्रश्न है हमारा कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व वही अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का कोई सदस्य कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? एक सेकेंड, बीच का एक पेज मिस हुआ है। चलिए जहाँ से है वहीं से करते हैं। तो यह क्या कहता है कि केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का कोई सदस्य कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो इसके बारे में जो
हमें बताया गया है वह कौन सी धारा है, धारा 15। याद रखिएगा, धारा 15 नोट कर लीजिएगा। यह कि कोई केंद्रीय परीक्षा बोर्ड का सदस्य कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है, तो धारा 15 में उसके बारे में बताया गया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन सी, 2 से अधिक बार इस प्रकार के सदस्य को नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब अगला प्रश्न क्या है कि इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बोर्ड के कृत्य संबंधी प्रावधान है। तो बोर्ड के जो कृत्य संबंधी प्रावधान है वो धारा 14, धारा 15 या धारा 16 या धारा 17। धारा 15 हमने देखा कि कार्यकाल क्या क्या वह पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। तो इसी तरीके धारा 16 क्या कहती है, यह बोर्ड के कृत्य के बारे में बताती है, ठीक है, कि यह क्या क्या कार्य करेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन सी, धारा 16। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन संबंधित प्रावधान है। ठीक है, ये हमने देखा था धारा 2 का जब हम पढ़ा रहे थे उसमें देखा था, और उसी समय बताया था कि इस प्रकार का उल्लेख कहाँ है, धारा 16। तो धारा 15, धारा 16, धारा 16 का क और धारा 17। तो धारा 15 हमने देखा कि पुनः नियुक्त नहीं हो सकते, धारा 16 बोर्ड के कृत्य। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका धारा 16 क के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, तो राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड का अध्ययन इसमें कौन सा होगा, इसके बारे में बताया गया है इसी 16 में। कौन होता है, मुख्यमंत्री होगा, या राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का भार साधक मंत्री होगा, या कोई सदस्य जो राज्य बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया हो वह होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का भार साधक मंत्री। यह क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, और इसी विभाग का भार साधक जो सचिव होगा, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो सचिव होगा वही इसका क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कौन होगा, विधानसभा या विधान परिषद, दोनों याद रखिएगा, विधानसभा या विधान परिषद की 3 महिला सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। ये भी पूछ सकता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद विशेषज्ञ रहेंगे, बाल विशेषज्ञ रहेंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ रहेंगे, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ रहेंगे। ठीक है, 16 का क्या है, राज्य बोर्ड के बारे में ही बताता है। ठीक है, ये जो पदेन सदस्य हैं, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अगर बात छोड़ दें, और जो सदस्य हैं, ठीक है, उनकी जो पदावधि होगी वह कितनी होगी, 3 वर्ष की। ठीक है, ये याद रखिएगा। और राज्य बोर्ड की जो बैठक होगी वह कम से कम 4 मास में एक बार जरूर होगी। ठीक है, एक बार जरूर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गर्भधारण इस अधिनियम के अंतर्गत, वही बात पूछ लिया कि इसका उपाध्यक्ष कौन होगा। तो हमने ऊपर चर्चा की कि इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का भार साधक सचिव। अध्यक्ष कौन होता है, भार साधक मंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत वही बात फिर पूछ लिया है कि बोर्ड का प्रदेन सदस्य सचिव कौन होगा। ठीक है, प्रदेन सचिव पहले पूछा, अब प्रदेश सदस्य, प्रदेन सचिव हमने देखा कि उपाध्यक्ष सचिव होता है, लेकिन जब बात आ रही है कि सदस्य सचिव कौन होगा, तो वह कौन होगा, स्वास्थ्य और भार साधक सचिव तो सचिव हो गया, और महिला और बाल विकास समाज कल्याण और आयुर्विज्ञान तथा होम्योपैथ की भारतीय पद्धति विभागों का भार साधक, एक अधिकारी जो परिवार कल्याण के भार साधक संयुक्त निदेशक की पंक्ति से नीचे का ना हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। कौन होगा, जो परिवार कल्याण के भार साधक संयुक्त निदेशक की पंक्ति से नीचे का ना हो। वही बात इस पे हमने चर्चा ही की थी कि
इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड का अधिवेशन कम से कम एक बार होगा। इस पर हमने बात की ही थी, वो कम से कम कब होगा, 4 माह में एक बार इसका अधिवेशन होना ही होना। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग अधिनियम 1994 के अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड के पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की जो पदावधि होती है वह कब होगी, इसके बारे में हमने देखा कि वह कब होती है, 3 वर्ष तक की होती है। ठीक है, तो राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड के बारे में हमने देखा कौन इसका अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, सचिव, पदेन सचिव, इसका कार्यकाल, कितनी बार बैठक, इसके बारे में हमने देख लिया। वह किसमें है, धारा 16 के क में इसका उल्लेख है। ठीक है, धारा 16 क्या कहती है, बोर्ड के कृत्य से संबंधित है। अब अध्याय 5 क्या है, धारा 17 से 17 का समुचित प्राधिकारी और सलाह के बारे में बताता है। ठीक है, इसका आइए प्रश्न देखते हैं कि इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, धारा 17, धारा 18, धारा 19 और धारा 20। तो अधिनियम से ही पता चलेगा कि सही ऑप्शन है धारा 17। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि केंद्रीय सरकार इसमें प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक समुचित अधिक प्राधिकारियों, एक या अधिक से समुचित अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और राज्य सरकार भी इसके साथ क्या करेगा कि इसी तरीके के समुचित अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार अपने क्षेत्र में करेगी। ठीक है, जब संपूर्ण राज्य या संघ राज्य के लिए कोई नियुक्त किया जाता है तो उसमें 3 सदस्य मिलकर बनेंगे। कौन कौन, जैसे हमने ऊपर देखा था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक या उसके ऊपर की पंक्ति का कोई एक अधिकारी होगा जो क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। महिला संगठन का प्रतिनिधि करने वाली कोई एक विख्यात महिला होंगी और कोई एक विधि विभाग का संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का अधिकारी होगा। ये 3 इसके सदस्य बनेंगे। ठीक है, अगला क्या है कि गर्भधारण पूर्व इसी अधिनियम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस पर चर्चा हुई थी, कौन करता है, केंद्र सरकार ही करता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन अ, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी को सलाह और सहायता देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन संबंधी प्रावधान, यह किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। धारा 17 के 5 के अंतर्गत, धारा 3 18 के अंतर्गत, धारा 19 के 4 के अंतर्गत या धारा 20 के 5 के अंतर्गत। तो जो इस प्रकार की सलाहकार समिति का गठन है वह किसके अंतर्गत दिया गया है, धारा 17 के खंड में क्या 5, ये हमने ऊपर ही देखा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन अ। ठीक है, इस समिति में कौन कौन होगा कि जो इसमें सदस्य होंगे जो ऊपर हमने देखा 3, उन्हीं में से किसी को एक अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि गर्भाधारण इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित प्राधिकारियों की शक्ति संबंधी, जो इन्हें शक्ति दी जाती है कि समुचित प्राधिकारियों को शक्ति जो देनी चाहिए वो किस अधिनियम है, किस सेक्शन में, धारा 17 में, धारा 17 के क के अंतर्गत, धारा 18 के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत। तो ये शक्ति किस में दी गई है, धारा 17 के क के अंतर्गत। ठीक है, शक्तियाँ क्या क्या हैं कि यह किसी इस प्रकार के आपराधिक व्यक्ति को समन करना, ठीक है, दस्तावेजों को पेश कराना, ठीक है, तलाशी वारंट जारी करना, ठीक है, और इससे संबंधित अन्य विषय जो हैं उससे संबंधित यह शक्तियाँ इनको समुचित प्राधिकारी को दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अध्याय 6 से है धारा 18 से 21 के बारे में कि आनुवंशिक सलाह केंद्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और आनुवंशिक क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण, यानी यह रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान
है अध्याय 6 में। तो क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक आनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक जो धारा 4 में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए संचालित करता है, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व कितने अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करेगा। ठीक है, तो कि कितने दिन के अंदर करेगा, 15 दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर, 45 दिन के या 60 दिन के अंदर। तो किसमें इसका इस धारा इसमें किसमें इसका उल्लेख है, धारा 18 में इसका उल्लेख है रजिस्ट्रेशन से संबंधित। और यह कितने दिन के अंदर आवेदन करेगा, यह होगा ऑप्शन डी 60 दिनों के भीतर। ठीक है, अब इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्री की प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र जो जारी करता है वह करता है आपका कौन, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सलाहकार समिति द्वारा या समुचित प्राधिकारी द्वारा। तो यह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, ऑप्शन डी के द्वारा, समुचित प्राधिकारी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण या निलंबन किसके द्वारा, यानी इसको रद्द करना और निलंबन, जो इसे लागू करता है वही इसे रद्द और निलंबन भी करता है। तो वह भी कौन करता है, ऑप्शन डी समुचित प्राधिकारी। इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत अपील संबंधी प्रावधान, अपील संबंधी जो प्रावधान इसमें दिया गया है, धारा 20 में, धारा 21 में, धारा 22 में और धारा 23 के अंतर्गत। जो इसका सही ऑप्शन है वह है अपील से किससे, धारा 21 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के विरुद्ध आनुवांशिक सलाह केंद्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला या आनुवांशिक क्लिनिकी द्वारा अपील की जा सकेगी। यानी ये जो अपील होगी वह कितने दिन के भीतर होगी, 15 दिन के भीतर, 30 दिनों के भीतर, 45 दिनों के भीतर या 60 दिनों के भीतर। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका होगा ऑप्शन बी, 30 दिनों के भीतर अपील करें और रजिस्ट्रेशन के लिए कितने दिनों के भीतर आवेदन करें, वह है 60 दिन, हमने ऊपर देखा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए निलंबन या रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, जैसे जो यह समुचित अधिकारी इन सब चीज़ों को रद्द करता है तो इसके विरुद्ध कहाँ जाएगा आदमी। ठीक है, तो वह क्या अपील अधिकारी को देगा या केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध समुचित केंद्रीय सरकार को, या राज्य समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को, या द ऑप्शन ब से स को। तो जो ऐसा अधिकारी इस प्रकार का वर्क करेगा, अगर वो केंद्र सरकार है तो उसके पास जाएगा और अगर वो राज्य सरकार द्वारा प्रताड़ित है तो वो उसके पास जाएगा। अर्थात इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। 21 में इसका बारे में बताया गया है, ऑप्शन धारा 21 में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के केंद्र के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। स्वाभाविक सी बात है, केंद्र की बात है तो केंद्रीय सरकार के समक्ष। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि धारा अध्याय 7 के बारे में देखेंगे कि धारा 22 से 28 तक है। यह अपराध और शास्तियाँ के बारे में बताता है। जो है कि इस जो विज्ञापन, इस अधिनियम के अंतर्गत जो विज्ञापन निकाले जाते हैं उससे संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है कि कितना दंड उन्हें दिया जाएगा जो अपराध इस श्रेणी में क्या करते हैं, विज्ञापन। ठीक है, तो इसके बारे में जो कोई विज्ञापन निकालता है या इस प्रकार का कोई अपराध करता है उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह कितना है। पहला ऑप्शन है कारावास, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी। ठीक है, तो जो इस प्रकार का अपराध करता है उनमें क्या है, पहला 1 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या 1000 रुपये तक का हो सकता है। 2 वर्ष तक की कारावास हो सकती है या जुर्माना के रूप में 3000, या 3 वर्ष तक की कारावास हो सकती है जुर्माना के रूप में 10,000 रुपये, या 5 वर्ष तक की कारावास हो सकती है जुर्माना के रूप में 50,000 रुपये।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना। और अगर इस प्रकार का जुर्माने से वह दंडित है और उसके बाद भी वह पश्चात दोबारा वह कार्य करता है और वह फिर दोष सिद्धि पाता है, तब उसको जो है 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब क्या है आपका कि गर्भधारण इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध और शास्त्रीय संबंधी प्रावधान है? तो किस धारा में है आपकी? धारा 22, 23, 24 या 25। तो यह है आपका ऑप्शन बी, धारा 23 में इस प्रकार के बारे में अवधारणा की गई है। धारा 24 क्या कहती है कि इस प्रकार के संचालन की दशा में उपधारणा करती है। जो हम कहाँ पढ़ते हैं उपधारणा? साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में जहाँ उल्लेख है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि धारा 23 के अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपराध पर विहित दंड का क्या है? जो प्रथम बार अपराध करता है उस पर किस प्रकार का दंड है, उसके बारे में बात है। तो वह जो प्रथम बार जो दंड करता है, अभी चर्चा हुई कि 1 वर्ष तक का कारावास या 1,000 रुपये, 2 वर्ष का कारावास या 3,000। जो प्रथम बार होता है उस पर 3 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपये। रिपीटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि जो इस अधिनियम में दंड का प्रावधान किया गया है उस पे जो उल्लंघन करेगा पश्चात में, उस पे भी मैंने बताया कि क्या था, 5 वर्ष का कारावास और 50,000 जुर्माना। तो इसका जो सही है, अब इसमें क्या देखें, ऑप्शन डी, ये दिख रहा है ना कि 5 वर्ष तक की कारावास और 50,000 रुपये। अगला प्रश्न है हमारा, कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए अपवादित परिस्थितियों से भिन्न किसी सोनोलॉजिस्ट की सहायता लेगा, वो प्रथम इस प्रकार का जो करेगा वो प्रथम बार किससे 1 वर्ष कारावास या 1,000 रुपये, 2 वर्ष का कारावास या 3,000 या 3 वर्ष तक का कारावास 50,000 रुपये या 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये। तो इसमें भी उसी तरीके का दंड है। ठीक है, कि जो प्रथम बार करता है उसको कितने साल की सज़ा? 3 वर्ष। वही बात, 3 वर्ष का कारावास। लेकिन इसमें जो जुर्माना की राशि है वो बढ़ गई है। वो कितनी है? 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है प्रथम बार में ही। याद रखिएगा जो ये भ्रूण जांच वाला कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि इसी प्रकार का यही सेम प्रश्न है, इसमें यह लगा दिया गया है कि इसमें पश्चातवर्ती अपराध, यानी ये इसी प्रकार के अपराध से वह दंडित हो और फिर वह अपराध करता है, तब क्या होगा? तब इसमें भी 5 साल का सज़ा और जो राशि होगी वह बढ़कर कितना? 1 लाख। ठीक है, तो सारे चारों अपराध के दंड और सेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा कि कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीक कराने या लिंग चयन कराने के लिए विवश किया जाता है, तो वही बात, जो इस प्रकार की तकनीक कराएगा या विवश किया जाएगा वह किससे अंतर्गत दंडित किया जाएगा? धारा 23 के 3 के अंतर्गत। धारा 23 के 3 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाएगा, या दंड के लिए दायी है, या प्रत्येक मामले में परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, इस प्रकार। तो इसका जो सही उत्तर है ये पहले ही बताया गया, धारा 3 के अधीन दंड के लिए वह 23(3) के अधीन दंड के लिए भागीदारी होगा। जो प्रथम बार करेगा 3 साल की सज़ा और 50,000 रुपये, जो द्वितीय फिर वही कार्य करता है तो 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसवपूर्ण निदान तकनीकों के संचालन की दशा में उपधारणा, अभी हमने ऊपर ही चर्चा की, ये अपराध की शास्ति पर रोक लगाता है। तो इसके बारे में जो सही ऑप्शन है इसका वह है धारा 24 के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत न्यायालय उपधारणा करेगा कि, क्या उपधारणा करेगा? कि गर्भवती स्त्री यथास्थिति उसके पति या किसी अन्य नाते द्वारा प्रसवपूर्ण निदान तकनीक का उपयोग कराने के लिए विवश की गई थी। गर्भवती स्त्री यथास्थिति उसके पति या किसी अन्य नाते द्वारा प्रसवपूर्ण निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए विवश नहीं की गई थी। ऐसा अपराध स्वयं स्त्री द्वारा किया गया है या उपयुक्त सभी। तो न्यायालय जब इस बात की उपधारणा करता है, ये जानते हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में इसके बारे में उल्लेख है, तो यह माना जाता है कि इसमें न्यायालय इस बात को पहले से ही अंडरस्टूड मान लेता है
लेकिन अगर इस प्रकार का कोई कार्य होता है, ठीक है, तो यह माना जाएगा कि वो स्त्री ने स्वयं नहीं किया है, वह किसी पति के द्वारा या अब उसके नातेदार के द्वारा उसे विवश किया गया है। ठीक है, तो न्यायालय ये बात मान लेगा कि इसे पति या किसी नातेदार द्वारा विवश किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जिन अपराधों के लिए शास्ति उपबंधित नहीं है उसके बारे में किस में उपबंध किया गया है, उसके बारे में यह प्रावधान करता है। धारा 22 में, 23 में, 24 में या 25 में। ठीक है, तो धारा 24 उपधारणा करता है, धारा 23 चीज़ों को बताता है कि कौन इस प्रकार के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी, धारा 25। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जिन अपराधों के लिए अधिनियम से पारित का उपबंध नहीं है वहाँ के लिए जो दंड है उसके बारे में बताया गया है। पहला 3 माह का कारावास, या 1000 रुपये का जुर्माना, या इन दोनों की, या निरंतर जारी रहने वाले अपराध में प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये। ठीक है, या उपयुक्त सभी। जो इसका सही उत्तर है यह है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, जो इस प्रकार के अधिनियम के अंतर्गत दंड से नहीं उपबंधित है उनके लिए यह दंड का प्रावधान है। किस धारा के अंतर्गत कंपनी, आप देख रहे हैं कि कंपनी साथ नहीं छोड़ रही है, तो कंपनी के द्वारा जो अपराध किया जा रहा है वह किस धारा में, धारा 26, 27, 28, 29। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, धारा 26 के अंतर्गत। अब क्या कहता है कि गर्भधारण पूर्व, प्रसव पूर्व इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध क्या होता है। तो ये प्रत्येक अपराध इसमें बताया गया है कि संज्ञेय होता है, अजमानती होता है और असमनीय होगा। इस किस सेक्शन में बताया गया है, धारा 27 में। ठीक है, ये ऊपर हम देखते ही चले आए, लगभग सब में यही है। तो क्या होगा, संज्ञेय होगा, अजमानती होगा और असमनीय होगा, यानी ऑप्शन डी। किस धारा के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान, मतलब इस अधिनियम के किसमें बताया गया है कि कोई भी अपराध होता है तो इसका संज्ञान किस धारा में लिया जाएगा, 26 में, 27 में, 28 में या 29 में। तो 26 में हमने देखा कंपनियों के अपराध से है, 27 में हमने देखा कि अपराध क्या होगा, संज्ञेय, अजमानती और असमनीय होगा, 28 और 29। तो अपराधों का संज्ञान किस में लिया जाता है, ऑप्शन सी, धारा 28 के अंतर्गत। और संज्ञान लेगा कौन, कोई भी न्यायालय लेगा जो इसके अंतर्गत, जिसके अधीन यह अपराध हो रहा है, समुचित अधिकारी जो उस क्षेत्र से संबंधित है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी अधिकारी इसके निमित्त तय किया गया हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस प्रकार के अपराध जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध हैं वह कहाँ विचारणीय होंगे, इसके बारे में बताया गया है। वही पुराना जैसे या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा। तो इस प्रकार का जो होगा वह होगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कहीं भी इसका विचारण नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है हमारा अंतिम अध्याय, धारा 8, जो प्रकीर्ण के बारे में बताता है। इस अधिनियम के अंतर्गत रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेख, चार्टों, प्रारूपों, रिपोर्टों, पत्रों या अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा। कितनी अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि तक, 2 वर्ष की अवधि तक, 3 वर्ष की अवधि तक या 5 वर्ष की अवधि तक। तो ये किस सेक्शन में बताया गया है इस अवधि को, धारा 29 में। और यह कितने वर्षों तक रखा जा सकता है, ऑप्शन ब, 2 वर्ष की अवधि तक। ठीक है, अब है कि धारा 30 कि इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर की धारा 30 के अंतर्गत तलाशी लेने और अभिलेखों आदि की अभिग्रहण करने की शक्ति किसको दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार का जो तलाशी और अभिग्रहण करता है
वह कौन करता है? इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी, समुचित प्राधिकारी ही इस प्रकार का वो कार्य करता है। इस अधिनियम 1994 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार। इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमन बनाने के लिए कौन सशक्त है? नियम और विनियमन दोनों के लिए कौन सशक्त है? केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार, समुचित प्राधिकारी, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से। तो यह कौन करता है? आपका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका ऑप्शन ड, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड या केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी पर इस प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सभी अध्याय और सेक्शन हमने देख लिया क्वेश्चन फॉर माध्यम से। और 21 धारा में इसका उल्लेख है धारा 33 में। अपनी तैयारी को धार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।